नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके की फाइनल टेस्ट वीडियो अब लेके आ चुका हूँ। देखिए, फाइनल टेस्ट वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनका आज टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल का एग्जाम है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। अगर बात की जाए आसियान की, इसका जो पूरा नाम है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का पूरा नाम है। अगर आसियान की मैं बात करता हूँ तो इसका जो सदस्य देश नहीं, मलेशिया इसका सदस्य है, इंडोनेशिया भी सदस्य है, सिंगापुर भी सदस्य है, लेकिन चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। अब आसियान से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान में, मैं थोड़ा फास्ट आज जरूर कराऊंगा क्योंकि क्विक रिवीजन ही हो रहा है। तो आसियान में जो है टोटल देशों की संख्या 10 है। इस बात को आपने याद रखना कि आसियान में कुल देश कितने हैं। तो आसियान में कुल देशों की संख्या 10 है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आसियान जो एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को जो आसियान की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में। थाईलैंड में जो है वो आसियान की स्थापना हुई थी। थाईलैंड वही जहाँ पर सफ़ेद हाथी भी होते हैं। और 2024 में जो आसियान की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये बैठक जो है वो लाओस में, यहाँ पर जितना मुझे आइडिया है कि लाओस में हुई होगी। और अगर मैं बात करता हूँ ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स भी एक संगठन है ब्रिक्स के बारे में जिसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिक्स भी है जो है वो इंडिया भी जो है ब्रिक्स का जो है वो सदस्य है। और ब्रिक्स की जो बैठक है वो रूस में हुई है। रूस में कहाँ पे? रूस के कजान शहर। तो ब्रिक्स की जो बैठक है रूस के कजान शहर में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए सांची के प्रसिद्ध स्तूप की, तो ये स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में है तो कहाँ पर है, तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल से 8 किलोमीटर दूर जो है ये सांची का स्तूप है, इस बात को आपने याद रखना है। देखो, सांची का जो स्तूप है इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो सांची का जो स्तूप है इसको अशोक के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा इस सांची के स्तूप को बनाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप भारत में माना जाता है। क्वेश्चन एक बार आया था कि सांची का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है वो बेतवा, कौन सी नदी? बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे जो है वो सांची का स्तूप है, इस बात को आपने याद रखना है। महाराष्ट्र यहाँ पे दिया है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से क्वेश्चन क्या आता है, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। याद रखना है लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में बहुत दफ़ा पूछी जाती है। और लोनार झील का जो निर्माण है वो उल्का के द्वारा, किसके द्वारा हुआ है? मेट्रॉइड्स के द्वारा, उल्का के द्वारा जो है वो लोनार झील का निर्माण हुआ है। तो अगर लोनार झील आज परीक्षा में आएगी तो आप गलती नहीं करेंगे, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे, इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन डिटेल में भी डिस्कस करें, लेकिन आपको बस आज सुनना है। विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? अगर बात की जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो वो कौन सा है भाई? तो है रूस। रूस देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी रूस है। और अगर वन क्षेत्र की बात की जाए तो भी सबसे बड़ा देश रशिया ही आएगा, इस बात को याद रखना है। अब कुल कितना है, जब मैं विकिपीडिया में देख रहा था तो 800 मिलियन हेक्टेयर, 800 मिलियन हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है वो रूस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे ब्राज़ील दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों रेखाएं किस देश से गुजरती है। तो इतना बड़ा देश जहाँ से मकर रेखा भी जा रही है और भूमध्य रेखा भी जा रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, दोनों जो वर्चुअल लाइंस जा रही है वो ब्राज़ील से जाती है। ब्राज़ील की बात करें तो दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दुनिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश ब्राज़ील है। गलतियों करने की कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा महाद्वीप, ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों नदियाँ जो है गुजरती है, तो है अफ्रीका महाद्वीप। अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करता हूँ तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं ये जाती है। ये यहाँ पे ये 3 रेखाएं हैं 23.5 डिग्री पे, जो ऊपर जो रेखा है उत्तर में उसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो दुनिया के 13 देशों से भूमध्य रेखा जाती है। अगर बात की जाए कर्क रेखा की तो ये 17 देशों से जाती है, और मकर रेखा जो है वो 10 देशों से जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है
कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत में ही काटती है, उसका नाम है लिम्पापो नदी। और मकर रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है उसका क्या नाम है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है लिम्पापो नदी। तो ये सारे नाम आपको याद रखनी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटा था कांगो ने, कर्क को काटा था माही ने, और भारत में ही काटा था माही नदी, और आपकी जो मकर है उसको काटा है लिम्पापो नदी ने। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आज आपको थोड़ी सी तेज़ लग रही होगी क्योंकि कल रात को थोड़ा सा लेट आए हैं, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में हम गए थे, तो उस करके थोड़ी आवाज़ चेंज भी हो गई है। तो यह कौन तय करता है कि कौन कि कोई धन विधेयक है या नहीं है? देखिए, हु डिसाइड्स वेदर ए विल इज़ मनी, विल इज़ नॉट विल, मतलब कि ये कौन बताता है कि ये विधेयक जो है, ये विल जो है वो विधेयक है, मनी विल है, धन विधेयक या नहीं है? तो ये तो भैया कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, इसको डिसाइड कर सकता है। अब लोकसभा अध्यक्ष जो है ये बता सकता है कि ये मनी विल है या नहीं है, ये तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बता सकता है। और मनी विल के बारे में, धन विधेयक के बारे में ये परीक्षा में आ जा सकता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 110। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है इनका नाम है ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये बने हैं और फिर से बने हैं। अब ओम बिरला तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर आपसे पहले पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष है इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, या शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है जीवी मावलंकर। आपको क्वेश्चन कोई सा भी आएगा, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में बात करता हूँ तो राष्ट्रपति, भारत की जो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी, और लगातार भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है, बहुत अच्छा कार्यकाल इनका भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो संसद का जो जॉइंट सेशन है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भाई बुलाता तो राष्ट्रपति, याद रखना, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस बात को आपने याद रखना है। अब कार्यपालिका का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, कोई सी बात भी आपको परीक्षा में काम आ सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा कनाडा दिया था। कनाडा के संविधान ने जो है, भारत ने जो कनाडा के संविधान से लिया, वो राज्यपाल की जो भूमिका है, कि राज्य में जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, तो राज्यपाल की भूमिका को कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र और राज्यों की भी जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो वो ये चीज़ भी हमने कनाडा के ही संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन है कि वीटो किस भाषा का शब्द है? ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछते जाते हैं। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है वीटो, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपको मैं यूएनओ के बारे में बता देता हूँ। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। और कहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, इस बात को आपने याद रखना है। अंग्रेजी और जो फ्रेंच भाषा है वो यहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। यूएनओ की एक सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्वेश्चन आएगा कि सुरक्षा परिषद में टोटल देश, तो आसान भाषा में बोलेंगे कि सर सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश है। अब जिसमें 5 देश स्थायी है और 10 देश अस्थायी है। अस्थायी देशों को 2 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से चुना जाता है। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब कि 67% आपके पास बहुमत होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप नॉन परमानेंट कंट्री 10 देशों में आ सकते हो। अगर यहाँ पे बात की जाए यूएनओ के सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के, इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें जो 5 वीटो पावर वाले देश है, स्थायी देश है। वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है इनकार करना, भी इसको मैं मानूंगा। तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ट्रिक है ABC फिर से, ABC फिर से कुछ नहीं है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रशिया। तो याद रखना है कि इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कुछ भारत होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, चाहे कोई सा देश भी होगा, इनके पास वीटो पावर नहीं है। सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया के पास जो है वो वीटो पावर है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है, और यहाँ पे जो है वो 15 जज बैठते हैं। और यहाँ का जो कोरम है, जब तक 9 जज नहीं आते, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम है, तब तक कार्रवाई को शुरू नहीं किया जा सकता, इस बात को आपने याद रखना। यूएनओ की जो महासभा होती है, यहाँ पे जो है वो बैठक हर वर्ष होती है, और हर वर्ष जो है वो
सितंबर महीने से ये बैठक शुरू हो जाती है और दिसंबर महीने के मध्य तक ये जो बैठक चलती रहती है। और महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे। देखिए, रामचरितमानस के जो रचयिता है वो तुलसीदास है, सब लोग जानते हैं। रामायण की रचयिता जो है वो महर्षि वाल्मीकि है और महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर टेट परीक्षा में जाके आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन अगर आपने दिल छोटा नहीं करना है भाई, अगर आप 60 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो भी आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आसान भाषा में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी आपका पेपर इजीली जो है क्रैक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही जो है कि किताब उठा रहे हो और जा रहे हो, लेकिन अगर ऐसा भी है तो जाइए, फिर भी हो सकता है कि क्या पता फिर भी आपका पेपर निकल जाए। तो जो तुलसीदास है ये रामचरितमानस के लेखक तो है, ये समकालीन है अकबर के। ये वही अकबर जिनके द्वारा 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के साथ लड़ी गई और हेमू को पूरी तरह से पराजित किया गया था, बुरी तरह से। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में दिया है। भैया चंद्रगुप्त मौर्य ये वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनके द्वारा मौर्य वंश के ये संस्थापक है। और बात की जाए इनके द्वारा 322 ईसा पूर्व में किसको हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक, तो नंद वंश के अंतिम शासक हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले, घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद और स्थापना की थी महापद्मानंद। तो घनानंद को किसके द्वारा हराया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में हराया गया। इस बात को आपने याद रखना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पाटलिपुत्र में। इस बात को आपने याद रखना है, कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे हर्षवर्धन ऑप्शन में दिया है। हर्षवर्धन के बारे में भी टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा कौन कौन से संस्कृत के 3 नाटक लिखे गए, तो इनके द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के जो राइटर है वो कौन है, हर्षवर्धन। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है इनका, हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक दरबारी कवि भी हुआ करते थे। तो इनके शासनकाल के दौरान जो दरबारी कवि हुआ करते थे इनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित जो है वो हर्ष की एक आत्मकथा है। किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। देखो, मुद्रा राक्षस जो बुक है वो लिखी है विशाखा दत्त। उसके अलावा पाणिनि के द्वारा लिखा है अष्टाध्यायी। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। देखिए, ऐसा कौन सा युद्ध था जो बाबर ने लड़ा और उसके बाद उसको कलंदर की उपाधि मिली थी, तो वो कौन सा युद्ध था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। तो बाबर को जो कलंदर की उपाधि मिली थी वो मिली थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को जीतने के बाद उसके बाद बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद जो है वो गाजी की उपाधि को धारण किया था बाबर ने। इसके बाद बाबर के द्वारा जो है वो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था जो कि 1528 में लड़ा गया था। और उसके बाद घाघरा का युद्ध जो है इसने लड़ा था अफगान सरदारों के साथ। और 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब चौसा का युद्ध भी हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और विलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540। तो चौसा और विलग्राम के जो युद्ध है 1539-40 में ये हुए। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी किसके बीच में हुए थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये दोनों ही युद्ध लड़े गए। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना काटा कहा जाता है। तो मेग्ना काटा जो कहा जाता है वो भाग 3 को कहा जाता है। और अगर मैं भाग 3 में बात करता हूँ तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का जो जिक्र है वो भाग 3 में किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और आर्टिकल नंबर 12 से 35 आर्टिकल नंबर 12 से 35 बात होती है मौलिक अधिकारों के बारे में। इस बात को आपने याद रखना है। और पहले जब संविधान बना था तो उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या भाई 6 रह गई है। अब कौन सा 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उस मौलिक अधिकार का नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब हटाकर जो है वो लीगल राइट बना दिया गया और इसको जो है पार्ट 12
12 में भेज दिया गया है, पार्ट 12 और आर्टिकल नंबर 301 में। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है वो तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है हमारा फंडामेंटल राइट था, ये भी इसको अब जो है लीगल राइट बना के 301 में डाल दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ तो इसमें आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। छुआछूत का अंत इसमें बताया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, 19 जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 का ये निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A को जोड़ा गया था। आर्टिकल 24 में जो बोला गया है वो बोला गया कारखानों में जो है बालकों के लिए कार्य करने से मनाही है। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थोड़ा फास्ट ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन फास्ट बोलने के पीछे मकसद ये है कि आपका पेपर भाई नज़दीक आ चुका है और पेपर के लिए बचा है, जब ये वीडियो आपके बीच अपलोड हो जाएगी तो पेपर के लिए बचेगा 1 घंटा। तो 1 घंटे से पहले मैंने ये फाइनल ताकि आप बाहर बैठ के इस वीडियो को जल्दी जल्दी देख सको और एक क्विक रिवीजन मार सको, है ना। वरना आपके दोस्त बोलेंगे कि भाई क्यों आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप देख ले भाई क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो अगर भाग 4 की बात करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्रतिक्रिया और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड ज़रूर लिखे और वो मेरा कोड है हर हर महादेव। अगर पास होना है भाई पेपर में तो इस कोड को ज़रूर छाप दे क्वेश्चन ऊपर, क्योंकि कृपा है महादेव की अगर बनी रहेगी आपके ऊपर। भाग 4 की भी बात कर लेते हैं। अरे भाग 4 में बात होती है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कहाँ से लिए है? आयरलैंड के संविधान से लिए है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ सकता है अनुच्छेद 40 में क्या आता है? अनुच्छेद 40 में आता है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में क्या आता है? 44 में आता है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर पूछा जाएगा 48 का A, अगर 48 के A की बात करते हैं तो जो 48 का जो A है ये किसकी बात करता है? तो 48 का जो A है वो बात कर पर्यावरण की सुरक्षा की। 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की। और पार्ट 4 का जो A है, पार्ट 4 भाग 4 का जो A है इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के A में आता है। 11 मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य जो है हमने रूस देश के संविधान से लिया है, इस बात को आपने याद रखना, या USSR भी इसको हम बोल सकते हैं। और मौलिक अधिकार जो लिए है वो USA से लिए। अगला क्वेश्चन, गुप्तकाल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? देखिए गुप्तकाल में जो सोने की मुद्रा को है वो दिनार कहा जाता था। और अगर मैं गुप्त वंश की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे, लेकिन अगर गुप्त वंश की स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और गुप्त वंश के जो अंतिम राजा थे इनका नाम विष्णुगुप्त चंद्र द्वितीय था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए समुद्रगुप्त भी एक गुप्त वंश के राजा थे जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी और B.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इल्तुतमिश के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने भी सिक्के चलाए थे। इन्होंने चांदी का टंका, याद रखना है, इल्तुतमिश जिनके कार्यकाल के दौरान कुतुब जो मीनार है उसका कार्य जो है पूर्ण हुआ था, निर्माण पूर्ण हुआ था। तो इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। तो याद रखना इल्तुतमिश के द्वारा जो सिक्के चलाए गए, चांदी का टंका और तांबे का जो सिक्का है वो जित्तल चलाए गए थे। तो दोनों सिक्के जो ये चलाए थे ये किसके द्वारा चलाए गए थे? ये चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। आपने याद रखना है कि इन्होंने जो है सिक्कों पे टकसाल के जो एक टकसाल के नाम लिखने की परंपरा है, तो सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी और इनके द्वारा ही शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए गए थे। और अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश की अगर मैं बात करता हूँ तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बहुत उदार दिल के थे लाख बख्श। और रजिया सुल्तान भी इनके हिस्से थी। और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका कब बनी? 1236 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं यूरोपियन संघ की बात करता हूँ तो यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन में टोटल वर्तमान में 27 देश है। याद रखना है कितने देश है? 27 में से इनकी अपनी मुद्रा है यूरो। यूरो कितने देश अपनाते? 20। कब यूरो चली थी? तो 1 जनवरी 2002। 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा चली, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक घटना है ब्रेग्जिट।
ब्रेग्जिट की घटना क्या है? ब्रेग्जिट की घटना है कि पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश होते थे, अब 27 रह गए, क्योंकि ब्रेग्जिट की घटना से जो है वो क्या हुआ, ब्रिटेन, बी आर का मतलब है बी आर एग्जिट, मतलब कि ब्रिटेन एग्जिट हो गया था 2020 में। तो अब जो देश बच गए वो 27 बच गए, तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश नहीं है। अब ब्रुसेल्स बेल्जियम में एक तो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, दूसरा जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है वो है नाटो का। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। और वर्तमान में नाटो में अब सदस्य देशों की संख्या 32 हो गई है। और अभी हाल ही में जो है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है वो नाटो के क्या बने हैं, नए महासचिव बने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, और नाटो की जो स्थापना हुई है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो बेल्जियम में है। 1949 को इसकी एस्टेब्लिश हुआ था, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कुल देश 32 है नाटो में, और 32वां जो देश अभी बना है वो बना है स्वीडन। तो कोई सा क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाए, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर गलती करेंगे तो पेपर में दिक्कत आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज बहुत सारे, यही वीडियो मैं 1 घंटे की भी बना सकता हूँ, और मैं इसी वीडियो आधे घंटे की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर पे बना है, और जम्मू कश्मीर पे इसका नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। तो ये चिनाब नदी पे बना है, ये 359 मीटर की ऊंचाई पर है, याद रखना है, 359 मीटर की ऊंचाई पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल अब बन चुका है, जो कि चिनाब नदी पे बना है, इस बात को आपने याद रखना है। और चिनाब जो है वो जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। सतलुज पूछा जाएगा तो सतलुज जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्थाल से आती है, और किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर करके 320 किलोमीटर बहती है। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा की जो कुल लंबाई है वो 25 है। 2 नदी आती है, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों जो है वो देवप्रयाग में आके मिलके गंगा का निर्माण करती है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? देखिए, अंग्रेज थे बहुत डफर, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई, तो उस समय कौन थे? डफर से क्या बोलेंगे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय जो है वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे, जब वॉयस रॉय थे, जब क्या बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी आपको पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे हुई थी स्थापना? बम्बई में, याद रखना, बम्बई में स्थापना होती है। और जब इसकी जो पहला अधिवेशन होता है वो भी 1885 में, अध्यक्षता WC बनर्जी, और कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो पहले अधिवेशन में भाई कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करता हूँ, दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। उसी प्रकार तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और मद्रास में होता है 1987 में, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। अगर पहले ईसाई अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं तो पहले ईसाई अध्यक्ष जो है इनका क्या नाम? तो इनका नाम है जॉर्ज यूल, और ये जो बैठक हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी, ये चौथी बैठक थी कांग्रेस की। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कोलकाता में बनी थी 1917 में, एनी बेसेंट। तो 1917 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहाँ पे एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्ष बनती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। तो सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही मुझे लगता है कि किस वर्ष सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में जो है वो वंदे मातरम गाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्होंने जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी जो इनकी एक रचना है आनंद मठ, इससे जो है इनके द्वारा जो है वंदे मातरम को लिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये पुस्तक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखी गई, और इसी से इन्होंने लिया है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रगान कब गाया गया? तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पूरे एशिया में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। 1911 में जो है सबसे पहले कोलकाता में ही कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में क्या गाया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही बात। जी, अगले क्वेश्चन की और हिमाचल का रुख अब करते हैं कि बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बाबा बड़भाग सिंह मेला ऊना के मैडी में मनाया जाता है।
ऊना के मैडी में मनाया जाता है। और ऊना जो 1966 से पहले जब विशाल हिमाचल का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये पंजाब के होशियारपुर ज़िले की एक तहसील हुआ करता था। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो पंजाब के होशियारपुर ज़िले की एक तहसील ऊना हुआ करता था। और आपने याद रखना है कि 1972 में ऊना को एक ज़िले के रूप में दर्जा मिलता है। ऊना में बहुत सारे मेले होता है। और वर्तमान में जो जसवां रियासत है वो ऊना का ही ऊना ही एक उसका पार्ट है जसवां रियासत का। जसवां रियासत की स्थापना पूरब चंद के द्वारा की गई। अगर मैं बात करता हूँ चिंतपूर्णी मेला, बसोली मेला, पीर निगाह मेला, तो चिंतपूर्णी मेला, बसोली मेला, पीर निगाह मेला, आपका ये जो सारे के सारे मेले हैं वो कहाँ पे होते हैं? ऊना में ही होते हैं। चिंतपूर्णी माता का मंदिर भी ऊना में है, इस बात को आपने याद रखना है। और ऊना के मैडी में जो है वो भाभा बड़बाग सिंह मेला मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊना की अगर बात की जाए, यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। और ऊना जो है वो पूर्ण रूप से जो है शिवालिक हिल्स में आता है। शिवालिक जो हिल्स है इसके अंदर ऊना आता है, तो इस बात को आपने याद रखना है। शिवालिक हिल्स की जो हाइट अगर एल्टीट्यूड माना जाए तो 350 मीटर से 1500 मीटर के आसपास है। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो भारवेन है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का नृत्य है? सिकरी की बात की जाए, सिकरी जो है वो चंबा का है, इस बात को आप याद रखें। सिकरी जो है वो चंबा में, वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो सिकरी नृत्य करते हैं। चंबा में ही जो है झांझर नृत्य होता है, आपका ढांगी होता है, आपका ढेपक होता है, आपका ढंडारस होता है, नुआला होता है। और नुआला जो है वो गद्दियों के द्वारा किया जाता है, गद्दियों के द्वारा किया जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। विधानसभा की चंबा में भी 5 सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ एक सूही मेला चंबा में मनाया जाता है रानी नैना देवी की याद में, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हो सकते हैं, पुरुषों का आना इसमें वर्जित माना जाता है। और सूही मेला जो है वो किस महीने में लगता है? तो सूही मेला जो है ये अप्रैल, किस महीने में लगता है सूही मेला? अप्रैल के महीने में। और नुआला जो ये फेस्टिवल गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है, ये भगवान शिव, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। जी अगला क्वेश्चन, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक लिखी गई शांता कुमार के द्वारा। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक शांता कुमार के द्वारा लिखी गई। और भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लाजो, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, राजनीति एक षड्यंत्र, तो ये सारी की सारी किताबें जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी। अगर मैं बात करता हूँ शांता कुमार की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे? वो सारे कांग्रेसी बने थे। लेकिन पहले गैर कांग्रेसी जो जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे वो थे शांता कुमार जी। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अब कुछ और नाम यहाँ पे दिए, जैसे रणजौर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। तो तारीख ए रियासत सिरमौर रणजौर सिंह के द्वारा। एलसी पांडे, लालचंद प्रार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसी पांडे अलग है, एलसी पांडे है प्राचीन हिमाचल, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। और एलसी प्रार्थी है लालचंद प्रार्थी ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कुल्लू से ही आते ही है, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी कुल्लू देश की कहानी। तो कुल्लू देश की कहानी बुक लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी एक बुक है, वो लिखी थी विक्रम कायस्थ। और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट अगर आएगा तो आएगा मनमोहन सिंह। तो ये भी दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यशील है? जी हाँ, बोले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है भाई। कौन कौन से हैं? शिमला, धर्मशाला, ये तो पहले भी थे, लेकिन शिमला और धर्मशाला के बाद अब मंडी, पालमपुर और शिमला, ये 3 और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। तो याद रखना है सोलन आएगा। शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन, ये 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया कि शिमला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, डंके की चोट पे 1851-52 के आसपास जो है वो शिमला में किसकी स्थापना हुई थी? 1852 आप एग्जैक्ट इसको बोल सकते हैं। नगर निगम की स्थापना शिमला के अंतर्गत हुई थी, या 51-52, कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों बार। हिमाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है? तो ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पार्वती जल विद्युत परियोजना। ये है 2051 मेगावाट की, इस बात को आपने याद रखना है। कितने मेगावाट की है? 2051 मेगावाट की है पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा कड़छम बांगटू जल विद्युत परियोजना, ये 1000 मेगावाट की है।
इस बात को आपने याद रखना है। करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की है और ये जो है वो किन्नौर जिले में है और सतलुज नदी पे है। ये भी क्वेश्चन आया है कि करछम बांगटू किस नदी पे है, सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है और ये जो परियोजना है वो ये भी सतलुज नदी पे है और ये भी किन्नौर में है। इसके अलावा बुद्दिल परियोजना जो है वो 70 मेगावाट की है। ये बुद्दिल परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो बुद्दिल परियोजना जो है वो 70 मेगावाट की है और ये रावी नदी के ऊपर है। इस बात को आपने याद रखना, ये दोनों सतलुज है। पार्वती परियोजना ब्यास नदी के ऊपर है और पार्वती परियोजना पार्वती नदी के ऊपर है और पार्वती किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। ये आपको याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 2051 मेगावाट की ये परियोजना है, परीक्षाओं में पूछी जाती है बार बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था। अब कुछ ही चंद क्वेश्चन रह गए हैं। तो सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था राजा रसालू। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे भाई? अंतिम शासक राजेंद्र प्रकाश थे। थोड़ा सा नींद में अभी जो है आपको तो याद रखना है, अंतिम शासक राजेंद्र प्रकाश थे और संस्थापक थे राजा रसालू। दोनों बातें याद, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे भाई। राजेंद्र प्रकाश वही राजा थे जिनके समय 1942 में पजौता आंदोलन हुआ था और पजौता आंदोलन 1942 में हुआ था और किसान सभा का गठन भी जो है पजौता आंदोलन के बाद 1942 में सिरमौर में किया गया था। पजौता आंदोलन जो 1942 में होता है, इसका संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से था। सिरमौर के एक राजा थे अमर प्रकाश के द्वारा सिरमौर के मुख्यालय नाहन शहर में एक लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसका नाम था महिमा लाइब्रेरी। तो महिमा लाइब्रेरी कहाँ पे थी? नाहन में थी महिमा लाइब्रेरी। और लिंटन मेमोरियल किसने बनाया था? लिंटन मेमोरियल। तो लिंटन मेमोरियल 1878 में जो के आसपास जो बनाया था वो लॉर्ड लिंटन के लिए बनाया गया था नाहन के राजा शमशेर प्रकाश। तो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा लिंटन मेमोरियल बनाया गया था जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर के पुराने नाम की बात करते हैं तो धमेरी जो है नूरपुर का पुराना नाम था। देखिए यहाँ पे नूरजहाँ और जहांगीर घूमने आते हैं तो यहाँ के जो राजा थे जगत सिंह, उन्होंने नूरजहाँ के सम्मान में धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया। इस बात को आपने याद रखना है। नूरपुर रियासत की बात करते हैं। नूरपुर रियासत की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1000 ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी में नूरपुर रियासत की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए नूरपुर के ऐसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी वही जिनको अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम था जसपाल। नूरपुर के ऐसे राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। जी हाँ, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन से राजा थे? सिकंदर लोदी कौन है भैया? अरे वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भीमपाल जो है नूरपुर के ऐसे राजा थे जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे और अंतिम राजा वीर सिंह थे नूरपुर रियासत के। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बनेड़ जो है वो किसका पुराना नाम है? भाई बनेड़ की बात कर लेते हैं। बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम है। इस बात को आपने याद रखना है। और बनेड़ की जो स्थापना है वो राजा गरुड़ सेन के द्वारा, सुंदरनगर शहर की स्थापना जो है वो गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। देवरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम है और किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। इस बात को भी आप याद रखें। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि वलय घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वलय घाटी मंडी में है। वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। इस बात को आपने याद रखना है। किन्नौर में है बसपा घाटी जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिब्बा घाटी ये किन्नौर में है। अंगूरों की घाटी भी इसको कहा जाता है, वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। दूध एवं शहद की जो घाटी है वो चंबा घाटी है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क इसको कहा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा क्यारदाधुन घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्यारदाधुन घाटी को पोंटा घाटी कहा जाता है। ये सिरमौर जिले में। दून घाटी और सैपरून घाटी कहाँ पे? तो दून घाटी और सैपरून घाटी जो है ये सोलन जिले में। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, युद्धों से क्वेश्चन आ रहा है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और प्लासी का युद्ध के साथ साथ आपको बक्सर का भी याद होना चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अगर पूछा जाएगा आपसे कि भैया बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो क्या हुआ था, अंग्रेजों का दबदबा हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट को कब लाया गया था? 1773 में। बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। तो युद्ध आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। और किस किस के बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? तो पर्यटन निगम हिमाचल की में स्थापना होती है 1972। इसके अलावा 1974 में क्या होता है? 1974 की अगर मैं बात करता हूँ तो HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना।
हिप्पा की स्थापना भी कब होती है बता चुका हूँ, ये होती है 1974 में, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर ताल की बात की जाए, एक इसको शिप ब्रीडिंग फार्म भी हम कहेंगे, ये जो है हमीरपुर में है। अब शिप ब्रीडिंग फार्म अलग अलग जगह पे है, जैसे शिमला का है ज्यूरी, चंबा का है, चंबा में शिप ब्रीडिंग फार्म वो सरोल में, किन्नौर में कहाँ पे है, किन्नौर का है कड़छम, चंबा में सरोल, शिमला में ज्यूरी में है, मंडी में नंगवाइन में है, और जो आपका हमीरपुर में है वो ताल में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और हर हर महादेव की हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और आप सभी का पेपर क्लियर हो, मैं अपने महादेव से यही मनोकामना करता हूँ। अपनी प्रतिक्रिया जाते जाते इस वीडियो में ज़रूर दें, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। हर हर महादेव, सभी को पेपर अच्छे से करके आए, सोच समझ कर करें। मिलते हैं, हर हर महादेव, जय शंभू, जय माँ भगवती।